हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का कंप्लीट 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि 100 मार्क्स वाले हिंदी का होगा। और यह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आज से मात्र 25-26 दिन बच गया है आप लोगों के एग्ज़ाम का। तो इसमें आप लोग कुछ नया एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते हैं, आप लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आप लोगों को रिवाइज करने का फुल प्रयास करूंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस 50 क्वेश्चन में आप लोग बेहतर स्कोर करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को एग्ज़ाम में भी बेहतर स्कोर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास का मैक्सिमम जो रचना है, पता होगा आप लोगों को, ब्रज भाषा में रहता है। तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक जो लिखे थे वो लिखे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है, जो ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? मतलब ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में जो एक ताल का जिक्र किया गया है जिसका नाम है मन, पूछ रहा है वह कैसा ताल है? तो पता होगा आप लोगों को, वह गहरे और विशाल ताल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, जो किसकी विजय हुई सेना की नागरिक की? तो किसकी विजय हुई? तो देखिए, यहाँ पता ही चल रहा है किसकी विजय हुई। सेना की विजय मतलब क्या? जीत। तो यहाँ जीत और हार की बात हो रही है, तो वो किस पार्ट से हो जाएगा? हार और जीत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी जी का जो मूल निवास स्थान है वो है सागर, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो क्लर्क शीर्षक कहानी जो है उसमें पूछ रहा है क्लर्क का नाम क्या है? तो उसमें जो क्लर्क का नाम है वो है इवान टमित्रिच चेख्योव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ ये काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका तैयारी कितना है नहीं है ये कैसे आप लोगों को पता चलेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा जो मेरा किस टाइप से तैयारी है और किस टाइप से नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग पूरे पढ़ चुके हैं सिलेबस के अनुसार तो इस 50 क्वेश्चन को देखिए और अपनी तैयारी को आंकिए, जो मेरा तैयारी किस प्रकार से है और कितना स्कोर आपका 50 में आ रहा है। और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए जो आपका स्कोर कितना रहा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जो ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो ईमानदार शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो ईमानदार का क्या हो जाएगा? बेईमान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये सब व्याकरण मैंने करवा चुका हूँ, चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो अगर नहीं देखें तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो आवरण शब्द का विलोम होगा? तो आवरण शब्द का विलोम जो होगा वो होगा अनावरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, जो ऊंच शब्द का विलोम होगा? तो ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा नीच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो कठोर शब्द का विलोम? तो कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा कोमल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग 4 लगातार क्वेश्चन है जो ये सिर्फ विपरीत या विलोम शब्द से हैं। तो अगर आप लोग को तैयारी नहीं है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग अपनी तैयारी आंक सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर व्याकरण का बना दिया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप से, तो आप अपना तैयारी कर सकते हैं वहाँ से भी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो रचना है ये है नाभादास जी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हो जाएगा नाभादास की। तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो हिंदी कहानी के विकास में जो है मील का पत्थर कौन माना जाता है? तो ये नाभादास के द्वारा जो रचित कहानी है वो मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन,
जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखा गया महाकाव्य है उसका नाम क्या है, तो ये है कामायनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 14 का जो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री ये आप लोग भली भांति जानते होंगे, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है 15 नंबर, जो मालती किस कहानी की पात्रा है, तो मालती जो है पता होगा आप लोगों को, यह है रोज कहानी की पात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो ये हो जाएगा गांव का घर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा अच्छे से। उसके बाद 17 का है, जो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है ये कहा जाता है सूरदास को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 18 का, जो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएंगे वृंदावन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 19 का, जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1904 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 20 का, जो मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो मुक्तिबोध जिनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इसका पूछ रहा है जो जन्म स्थल कहाँ है, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था श्योपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 21 का, जो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो मुहावरा वाला वीडियो भी मैंने 2-3 डाला है काफ़ी बेहतर से, तो अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आस्तीन का सांप होना मतलब क्या होता है, जो घर में छिपा शत्रु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 का है, जो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ का मैल होना मतलब क्या होगा, तुच्छ होना, मतलब बहुत छोटा चीज़ होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 23 का, जो माथा ठनकना, तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, आशंका होना। जैसे बोल रहे हैं मेरा माथा ठनक रहा है, मतलब मुझको मतलब कुछ आशंका हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 24 का, जो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये हो जाता है धाक जमाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 25 का, जो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है, तो ये सभी मुहावरा मैंने सेम टू सेम करवाया है, अगर भरोसा ना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। जो उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या होता है, विपरीत कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 का है, जो रसोई घर शब्द कौन सा समास है, तो रसोई घर का मतलब क्या होता है, रसोई के लिए घर। तो बीच वाला जो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो समास भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया है, अगर देखे होंगे तब तो पता ही होगा, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 27 का, जो चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है, तो चंद्र है शिखर पर जिसके, तो चंद्र है शिखर पर जिसके, इसका मतलब क्या होता है, तो शिव जी। तो मैंने बताया था जो जिस समास का समस्त पद मिलकर एक नए पद का क्या करता है, इशारा करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 28 का, जो वन मानुष मतलब वन में रहने वाला मानुष, तो उसमें कौन सा समास होगा, तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 का है, जो त्रिफला त्रि का मतलब क्या होता है, 3। तो मैंने बताया है जो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 30 का, जो धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो देखिए धीरे धीरे शब्द, इसमें क्या हो जाता है, तो बहुत आदमी धोखा खा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बताया जाता है जो बीच में डैश का चिन्ह लगा रहे तो आंख मूंद के लगा सकते हैं जो द्वंद्व समास है। लेकिन मैंने बताया था जो बीच में डैश का चिन्ह तो लगा रहे, लेकिन ये दोनों शब्द क्या होना चाहिए, एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए। विपरीत का मतलब
विलोम। तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलोम नहीं है एक दूसरे का, तो इसलिए यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे रहेगा रात दिन, क्या होता है रात दिन, तो इस बीच में भी क्या रहता है, डैश लगा रहता है। और देखिए यह दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, तब इसे बोलेंगे हम लोग द्वंद्व समास। अगर बीच में डैश हो और उल्टा नहीं रहे तो उसे बोलेंगे अव्ययी भाव समास। उसके बाद हमारा 31 का जो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा वो होगा आलसी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 32 का जो अधपका शब्द में उपसर्ग होगा, तो अधपका शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो देखिए पका में क्या जुड़ गया, तो पका में जुड़ गया अध, तो ये क्या हो गया अधपका। तो उपसर्ग में मैंने बताया था जो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर, शुरू में क्या जुड़ा है, अध जुड़ा है, तो अध क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 का है जो सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग मैंने जस्ट बताया है जो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे परिवार एक शब्द है, क्या है, परिवार एक शब्द है, इसमें स जुड़ गया है, स क्या हुआ है, जुड़ गया है, तो क्या हो गया सपरिवार। तो उपसर्ग क्या बोले, जो किसी शब्दांश के मतलब जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, तो पहले क्या जुड़ा है स, तो इस प्रकार इसमें जो उपसर्ग हो गया वो हो गया स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 34 का बोला जा रहा है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए अंकुरित, तो अंकुरित का जो संधि विच्छेद कीजिएगा ये होता है अंकुर प्लस इत, क्या होता है अंकुर प्लस इत। तो उपसर्ग और प्रत्यय एक दूसरे का विलोम है। उपसर्ग में मैंने क्या बताया है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय में याद रखना है आप लोगों को, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। तो अंकुरित में देखिए अंकुर प्लस इत, तो लास्ट में क्या जुट गया है, इत जुट गया है, तो यहाँ जो हो जाएगा उपसर्ग, मतलब उपसर्ग नहीं प्रत्यय, वो क्या हो जाएगा इत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकुरित में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इत। तो याद रखिएगा, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 35 का बोला जा रहा है महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो महा प्लस ईमा क्या होता है, महा प्लस ईमा, महा में क्या जुड़ा है ईमा। तो प्रत्यय में मैंने अभी जस्ट बताया है जो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, तो महा में ईमा जुड़ा है लास्ट में, तो यहाँ जो प्रत्यय होगा ये होगा ईमा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 36 का जो आनंदमय शब्द कौन सा समास है, तो आनंद में मैं, तो यहाँ भी क्या होता है, तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, इसलिए यह भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 37 का जो नवरत्न शब्द कौन सा समास है, तो यहाँ भी देखिए नव, नव का मतलब क्या होता है नौ, और रत्न, जहाँ नौ रत्न है उसे बोलेंगे नवरत्न। तो नवरत्न में क्या है, तो नौ पहला पद संख्यावाचक है, तो मैंने अभी जस्ट बताया है जो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे बोलते हैं हम लोग द्विगु समास। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 88 का जो चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है। तो देखिए चंद्रमौली का मतलब भी होता है चंद्र है, मौली का मतलब होता है मस्तिष्क, मौली का मतलब क्या होता है मस्तिष्क। तो चंद्रमौली का मतलब हो गया जो चंद्र है मस्तिष्क पर जिसके, मतलब जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिव जी। तो मैंने बहुव्रीहि समास में क्या बताया था, जो जिस समास का समस्त पद मिलकर किसी नए पद का बोध कराता है या नए शब्द का बोध कराता है उसे हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे में हो गया चंद्रमौली, तो देखिए चंद्र और मौली दोनों मिलकर के क्या कर रहा है, तो एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है, मतलब नए शब्द की ओर इंडिकेट कर रहा है जिसका मतलब होता है शिव जी। तो ये हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 का है जो आकाश पाताल एक करना। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी बेहतर नंबर लाने के लिए, मतलब अपना एग्ज़ाम बेहतर करने के लिए क्या कर रहे होंगे, तो आकाश पाताल एक कर रहे होंगे। तो उम्मीद है आप लोग मन दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों से,
जो आपका जो ये चैनल है आर्ट्स वाला, ये मोनेटाइज हो गया है। तो अगर इसमें जो भी कभी एड्स आए तो उसे आप लोग प्रयास कीजिएगा जो पूरा देखने के लिए, ताकि मुझे भी थोड़ा आर्थिक सहयोग मिल जाए, और आप लोग उम्मीद है सहयोग ज़रूर करेंगे मेरा। उसके बाद हमारा 40 का बोला जा रहा है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है वश में करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पंचायती राज में क्या खो गया है? तो ये खो गए हैं पंच परमेश्वर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अंतोन चेखोव की कहानी है। तो एंटोन चेखोव की कहानी कौन सी है? तो ये हो जाएंगे क्लर्क की मौत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 43 का बोला जा रहा है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? मतलब यह जो पत्र दिया गया है एक लेख और एक पत्र, इसमें भगत सिंह ने किनके पास पत्र लिखता है? तो ये लिखता है सुखदेव के पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 44 का जो तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो इसमें जो लहणा सिंह पूछा करते थे एक लड़की से, तो ये था उसने कहा था कहानी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 45 का जो ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्रपति पता होगा आप लोगों को, बीपीएससी से चयनित होकर जो है वो काराधीक्षक के पद पे नियुक्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 46 का जो कृष्ण शब्द का विलोम है, तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 का है जो स्तुति शब्द का विलोम है। तो स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निंदा करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 48 का जो संध्या शब्द का विलोम है, तो संध्या शब्द का विलोम, संध्या का मतलब होता है शाम, तो प्रातः मतलब होता है सुबह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 49 का जो दूषित शब्द का विलोम होगा, तो दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये होता है स्वच्छ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 50 का जो शेष शब्द का विलोम होगा, तो शेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अशेष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोग अंत तक देखें हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, जो 50 में से आपका स्कोर कितना बनता है। अगर इसमें आप लोगों का स्कोर बेहतर रहता है तो निश्चित रूप से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी बेहतर मार्क्स देखने को ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा रहा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।